हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, IBPS PO क्लर्क के जो रिज़ल्ट हैं आ चुके हैं और स्टडी स्मार्ट से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो उन्हीं में से आज हमारे साथ लीज़ा दास हैं जिनका IBPS क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी स्टडी कैसी रही, कितना टाइम लगा उनको प्रिपेयर होने में पूरी तरीके से, और क्या बातें थी या क्या मिस्टेक्स थी वो कर रही थी जिनको सुधारा, फिर उनका सिलेक्शन ये सिक्योर हुआ है। तो चलिए जानते हैं लीज़ा से ही। तो लीज़ा, अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट किया। उसके एक साल बाद 2029 में मैंने एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, एसएससी सीजीएल का। 2019 में? यस सर, हाँ। 2019 में एक साल बाद मैंने एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। बट हाउएवर 2020 में जो सीजीएल आने वाला था, तो उसमें मेरा आईडी रिलेटेड कुछ इशू हो गया था, इसलिए मैं नहीं दे पाई, मुझे अलाउ नहीं किया गया था प्री में। तो उसके बाद जैसे हम लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा टाइम होता है एसएससी सीजीएल, जैसे फिर से नेक्स्ट ईयर आने वाला होता है और उसका प्रोसेस भी बहुत लेंदी होता है। तो मेरा ही एक फ्रेंड, जैसे तीर्थदीप आप जानते हो उसको, उसने मुझे सजेस्ट किया कि तुम बैंक का प्रिपरेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर। तो मुझे उतना पता नहीं था पहले, क्योंकि मेरे घर से कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, ज़्यादातर सब बिजनेस में है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो करते हैं। तो 2020 सितंबर से मैंने बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैंने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लिया था जहाँ पर आप पढ़ाते थे। तो तब से मैं अब तक कर रही हूँ प्रिपरेशन। तो SSC से बैंक में स्विच होना एक तो काफ़ी मतलब हार्ड डिसीजन भी होता है कई बार, क्योंकि दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है। मतलब ऐसा बोला जाए तो सिलेबस ऊपर ऊपर का सेम है, लेकिन कंटेंट अंदर का थोड़ा डिफरेंट है। जी सर। तो आपको कितना ऐसा चैलेंज फील हुआ उसको अडॉप्ट करने में, बैंकिंग का जो फील्ड है? सर, जैसे मेरा क्वांट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि क्वांट का कंसेप्ट मुझे पहले से ही आता था, अच्छा था मेरा क्वांट। और जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होता था वो मैं एसएससी में रवि सर एक सर थे, उनके पास पढ़ती थी, तो वहाँ पर मेरा क्वांट तो प्रिपेयर हो गया था। लेकिन रीजनिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि एसएससी का रीजनिंग बैंक का रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे वहाँ पर पजल ऑलमोस्ट होते ही नहीं है, अगर हो मतलब बहुत ही इजी इजी होते हैं, अगर डायरेक्शन सेंस कुछ भी होता है। बट यहाँ पर बहुत ट्रिकी रहता था, तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। और देखा जाए तो एसएससी में जीए जीएस होता था, जो मुझे बिल्कुल मतलब याद नहीं होते थे। तो वो एक बर्डन यहाँ पर कम हो जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना होता था। तो बैंक मेरे लिए ज़्यादा इजी रही अच्छा। एसएससी के तो कंपैरिजन। आपने जब तैयारी करने की शुरुआत करी तो जी पूरी तरीके से तैयार होने में कितना समय लगा? मतलब जब आपको ये लगा कि अच्छा, मेरे को कॉन्सेप्ट वाइज अब तो सारी चीज़ें आ गई हैं, अब यस। केवल प्रैक्टिस रहेगी, वो टाइम फ्रेम क्या था? सर, कॉन्सेप्ट तो बाकी सब्जेक्ट नहीं बोलूंगी, पर रीजनिंग का कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट इन द सेंस जैसे पजल कैसे करना होता है। जैसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग में एक मॉक देती थी, पजल एक लाइन पढ़ के एक के बाद एक बैठाती जाती थी, उसको अलग से नोट करके फिर लास्ट में करना होता है, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो मेरा पजल जो रीजनिंग सेक्शन होता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया, आपका बैच आया था सितंबर में, तो उसका ड्यूरेशन शायद 1.5 मंथ था। तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रीजनिंग बहुत अच्छे से सीखा। मैं हर क्लास अटेंड किया, मैंने बहुत मतलब उसमें बहुत ही रेगुलर रही। तो वहां से मेरा रीजनिंग काफी, रीजनिंग का जो बेसिक्स होता है सारा क्लियर हो गया। बट फिर भी मेरा मॉक में ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे थे, और उसके बाद प्री आना तो स्टार्ट हो गया शुरुआत में आप भी आरआरबी इसकी की। शिकार थी कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे और जी सर। क्वेश्चंस करने जी में सर। बहुत टाइम लग रहा? जी हाँ। सर। तो यूट्यूब पे आपने वीडियोस नहीं स्पेशली देखे कि कैसे तुरंत के तुरंत 2-2 मिनट में पजल सॉल्व करें? मैंने यूट्यूब में कोई वीडियो नहीं देखे सर, मैंने मतलब यूट्यूब में मैं कुछ भी नहीं देखा। तो अच्छा। तो कैसे ये तो इम्प्रूव हुआ आपका समय? हाँ, तो आप, जब मैंने आपका क्लास किया, तो उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए थे, तो उसके बाद प्रीज आने लग गए थे, तो मेरा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। तो जब सारे एग्जाम्स खत्म हुए 2020 और 21 इस फेज में, उसके बाद आप लाए थे प्रैक्टिस कोर्स उसके उस टाइम में। तो उस वहां से मेरा प्रिपरेशन एक्चुअली स्टार्ट हुआ, मैं बोलूंगी, क्योंकि वहां से आपका जो जो टाइमर लगा के आप जो प्रैक्टिस सेशंस कराते थे, सिर्फ रीजनिंग का नहीं, आप क्वांट के भी लाए थे।
तो उसमें क्या हुआ, जो हम लोगों का ग्रुप था वहां पर इतना हेल्दी कंपटीशन होता था कि वहां से जैसे पहले तो जैसे टाइमर खत्म हो जाता था, क्वेश्चन नहीं बन पाते थे। मेरा स्पेशली पजल में प्रॉब्लम होता था। लेकिन वो करते 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 ऐसा हो गया था जैसे मतलब अब मतलब क्या बताएं, मतलब नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने जब मैंने एग्जाम दिया, प्री दिए, तो टाइम के पहले ही मेरा रीजनिंग सेक्शन पूरा खत्म हो गया था। तो इतना मतलब डिफरेंस। जैसे 2020 में मैंने जब आरआरबी पीओ दिया था, वहां पर मैं जैसे स्टार्ट ही किया था पजल से, मैं पूरा स्टक हो गई, मैं रीजनिंग में 20 भी अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, इतना खराब गया था। तो उसके एक साल बाद जब मैंने आरआरबी पीओ दिया प्री, तो वहां पर मेरे समय के 4 मिनट्स पहले ही पेपर खत्म हो गया था, मैं उसको रिविजन भी करने का टाइम मिल गया था। तो जो वो प्रैक्टिस क्लासेस थे वो मेरे लिए मतलब बहुत 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 ही हेल्पफुल रहे, मतलब बोथ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आप क्या कहोगे, आपको कितना समय लगा कॉन्फिडेंस डेवलप करने में? 3 महीने, 6 महीने, कितना समय लगा? जी सर, 2-3 महीना तो लगा, पर उसके बाद भी मैंने कभी प्रैक्टिस छोड़ा नहीं, क्योंकि अब जैसे होता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप थोड़ा सा भी गैप दे देते हो तो आपका स्पीड फिर से इनिशियल स्टेज में ही चला जाता है। तो उस प्रैक्टिस आप बार बार लाते थे, मैं बार बार करती रहती थी, तो करते करते अब मतलब उसके बाद मेरा नेक्स्ट ईयर जब आया तो मेरे सारे प्री निकल गए थे बहुत आराम से इस साल ओके। 2021 में। तो अभी तो आपके मेरे ख्याल से IBPS PO मेंस का भी आपने जी सर। मेंस दिया था, निकला है इंटरव्यू। SBI का इस भी आपका निकला था? ये सर मेरा इस साल मैंने बैंक का जो 6 मेंस होता है 6 ही दिए हैं, बट अल्टीमेटली एक ही सिलेक्शन हुआ। कोई बात नहीं। तो तो आगे का क्या प्लान है? आगे सर पीओ के लिए प्रिपरेशन करना है। तो मेरा सारा एग्जाम थोड़े थोड़े मार्क्स से ही निकले हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं पीओ जरूर निकालूंगी। अच्छा अच्छा, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप अगले साल फिर से इंटरव्यू दें PO निकाल के। जी सर। तो आते हैं हम इस बात पे कि ज़्यादातर बच्चों के मन में ना शुरुआत में, जो मैंने भी बीच में बात कही थी, कि वो एक थोड़ा टेंशन रहती है कि जब वो कुछ बच्चों को देखते हैं एक पज़ल सॉल्व करते हुए कि अच्छा उन्होंने 4 मिनट में कर लिया। पहली दिक्कत आती है कि उनसे सॉल्व भी नहीं होती। जब सॉल्व होना शुरू होती तो उनको लगता है कि किसी का 4 मिनट में, मेरे को आधे घंटे लग रहे हैं। और फिर इस चक्कर में वो सोचते हैं कि लगता है कुछ अलग से करना पड़ेगा इसके लिए। तो आपके साथ भी प्रॉब्लम थी शुरुआत में। जी और एक जो हमारा महान टॉपिक है सिलॉक्स, जिसको समझने में काफ़ी समय लगता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन पे कैसे आपने मास्टर किया कि आपका जो 20 मिनट का समय है वो ख़त्म नहीं हुआ, आपका सारे क्वेश्चंस पहले ही ख़त्म हो गए? तो पहले तो मैंने बताया, मैंने कॉन्सेप्ट आपसे बहुत अच्छे से सीखा था सिलॉक्स का, क्योंकि मेरा इनिशियली सिलॉक्स भी उतना अच्छा, जैसे एसएससी में जितना हम पढ़े होते हैं, दो दो आते हैं, दो दो कंक्लूजन, दो दो स्टेटमेंट, तो बहुत इजी रहते हैं। पर जैसे ओनली अ फ्यू और ओनली, ये सब जो कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पर नहीं होते थे, तो मेरा मॉक में बहुत गलत हो जाता था। तो मैंने जब आपसे सीखा तो उस क्लासेस को मैंने इतना अच्छे से, मतलब आपने कॉन्सेप्ट कराया एक के बाद एक, जैसे एक क्लास शायद 2 to 3 एक टॉपिक चलता था। पहले हम बेसिक सीखते थे, फिर उसका प्रैक्टिस करते थे, फिर मेंस का क्वेश्चंस करते थे, फिर जाके हम लोग दोबारा प्रैक्टिस, देन नेक्स्ट टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे किसी से सीखें। जैसे ऐसा भी देखा गया कि कुछ टीचर मतलब अलग पढ़ा, जैसे कुछ बच्चे आके क्लास में बोलते थे आप तो गलत पढ़ा रहे हो। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। तो बट वो एग्जाम में और मॉक में ही पता चलता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो एक होता है कि आप जहाँ से भी पढ़े, आप किसी एक टीचर से ही पढ़े और सही से पढ़े, जो सही पढ़ा रहे हो तो आप वो बाद में दिख जाता है। तो वहां से मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया सिलॉक्स का। देन पजल का, जैसे पजल पहले आप जितना भी सीख जाओ, बट स्पीड लाने में मुझे लगता है टाइम लगता है। जैसे पहले आप सीख भी गए हो, पर उसका मतलब स्पीड लाने में जो टाइम लगता है वो करने करने से होगा। जैसे आप रोज कर रहे हो, प्री का पजल तो मिनिमम 5 डेली करना ही होता है, मतलब अगर आप प्री का पहले कर रहे हो, फिर मेंस का पजल, तो आपने ऐसा कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि हम लोग प्री के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग जब स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, हमने हमेशा मेंस के लिए ही प्रिपरेशन करा। तो आप जैसे बहुत बड़े बड़े पजल्स भी लाते थे, तो हम लोग मतलब थक जाते थे कि अरे भगवान, इतना बड़ा पढ़ के पढ़ूंगी कब, पढ़ना कब खत्म होगा, स्टार्ट कब करूंगी करना। तो बट उस टाइम में पेशेंस रखना होता है कि
मतलब क्लास छोड़ के जाना नहीं होता, जैसे बहुत लोग थे क्लास छोड़ के चले ही जाते थे, अरे क्या आ गया। बट ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि मैंने क्लास छोड़ के बीच में चला गया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं अभी चली जाऊंगी तो मेंस में जाके मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम्म। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब पढ़ रहे हो तो मेंस के लिए मतलब जो तो बड़ा मतलब पजल आपने भी कुछ हो। अलग से एक्स्ट्रा कोई ज्ञान नहीं लिया नहीं 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 जल्दी सॉल्व करने मैंने का, प्रैक्टिस नहीं से ही नहीं आपका धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ? एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे, जैसे प्रैक्टिस मैं से। अभी कोर्स ले भी रहा हूँ, जैसे भी पजल्स का कोर्स ख़त्म होगा तो बच्चे सोचते हैं कोर्स ख़त्म होने के साथ ही मेरी ना स्पीड पहले अगर 30 मिनट वाली थी तो अब सीधे 3 मिनट पे हो जाएगी। नहीं तो बिल्कुल भी ये नहीं। भी एक बात समझने वाली होती है कि आप चीज़ें सीखिए और फिर इम्प्लीमेंट करिए, धीरे धीरे करते हुए आपको चीज़ें, वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन वो अगर आप छोड़ोगे नहीं करना तो जी वो इम्प्रूव हो ही जाता है समय। उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता, अप्रोच नहीं। आपकी सही रहे, आप प्रैक्टिस जी। करते रहिए बराबर हम्म। और डेली प्रैक्टिस करिए तो जी आपका जो टाइम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता ही होता है। जी सर। तो लीज़ा, आपका सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा था 4 सब्जेक्ट में? मेरे मेरे हिसाब से क्वांट मेरे सबसे बढ़िया था। अच्छा, क्वांट सबसे अच्छा था आपका, तो उसमें तो ज़्यादा मेहनत आपको करनी नहीं थी। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने हम्म। क्वांट बढ़िया था, मेरा कंसेप्ट तो क्लियर था, लेकिन इनिशियली मेरा स्पीड भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं था क्वांट में। क्वांट में आप एसएससी की तैयारी कर रही थी तो अर्थमेटिक वाला सेक्शन उसमें वो एडवांस मैथ पूछा जाता है, लेकिन जी वहाँ पे सर। जो डीआईज आती हैं वो काफ़ी हल्की रहती हैं, जी सर। और इधर आपके मेंस में तो डीआई काफ़ी भयंकर रहती जी हैं। सर। जी। तो उसको कैसे मास्टर किया आपने डीआई वाले पोर्शन को? तो डीआई जो है तो पहले जब मेरा सिंस अरिथमेटिक का कंसेप्ट क्लियर था तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरिथमेटिक छोड़ दो तो डीआई करो फिर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डीआई में जो क्वेश्चंस आता है तो वो तो अरिथमेटिक ही होता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता जो बोलते हैं कैसे मतलब वो कितना फिजिकल है। तो अरिथमेटिक्स मेरा अच्छा था तो इसलिए प्री का डीआई तो मुझसे बन ही जाता था, मुझे उसके लिए अलग से कुछ मतलब करना नहीं पड़ा। लेकिन मेंस के जैसे मुझे अभी भी याद है क्लास में आप मेंस का एक डीआई लाए थे, उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग था, तो रेडा ग्राफ था शायद। तो मैं आपको पूछा था सर ये क्या है, तो सर आपने बोला था कि तुमको ये नहीं पता ये क्या है, तुम मेंस कैसे दोगी। तो मुझे तो वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स जो होते हैं जो मेंस में आता है मेनली, तो वो तो मैंने आपके क्लास से ही सीखा है। उसके लिए तो मैंने आपका ही क्लास किया जो आपको जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपका कोई ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता था कि ये प्री का क्लास है ये मेंस का क्लास है, एक ही क्लास में आप सारे कराते थे। तो इसलिए हम लोगों को कभी डर नहीं लगा मेंस में जाके कि अरे ये क्या आ गया ऐसा। हाँ, तो तो ये एक दोनों में बहुत हम इम्पोर्टेंट बात है कि जितने बच्चे भी सेलेक्ट, अभी तो बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू आपको आएंगे जो पढ़े हुए हैं, कि कभी पढ़ते हुए आप अपने अंदर ऐसा मत लाइए कि आपको प्री के लिए पढ़ना है या फिर मेंस के लिए पढ़ना है। आप एक टॉपिक पढ़िए तो उसको A to Z पूरा ही पढ़िए। ऐसा नहीं कि अभी प्री वाला पढ़ लेते हैं मेंस वाला बाद में पढ़ेंगे। मैं पढ़ाता भी हमेशा ऐसे ही हूँ, तो भी बच्चों के दिमाग में ऐसा कभी क्रिएट नहीं होता कि अच्छा मेंस के लिए कुछ और आना है या अलग से होना है। तो अच्छे से चीज़ें एक बार में समझ में आती हैं। तो जब आप डीआई मेंस वाली कर रही थी तो प्रैक्टिस के लिए क्या सोर्स इस्तेमाल किया था आपने? मॉक से आप प्रैक्टिस कर रही थी? जी सर, मैंने सारा मेरा प्रैक्टिस मॉक बेस्ड ही रहा है। मैंने मॉक से ही सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और आपके क्लास में जो कंटेंट आते थे उससे। तो आपके लिए दिन में पढ़ने के लिए कितने आवर्स अवेलेबल रहते थे या कितनी देर आप पढ़ती थी? और उसमें मुझे डिवीज़न भी करके बताइए कि आप जब कोई क्लासेस ले रही थी ऑनलाइन और फिर सेल्फ स्टडी में कितना समय लगता था? जैसे सर मैंने एक एवरेज, प्रिपरेशन क्योंकि के हर दिन तो बराबर नहीं रहता, एक एवरेज कितना रहता होगा? मतलब ऑनलाइन कितनी वैसे क्लासेस जैसे लेती थी? ऑनलाइन जैसे मैंने सिर्फ रीजनिंग का क्लास लेती थी और आपका शाम को जो आपका प्रैक्टिस क्लासेस रहते थे वो लेती थी। तो 3 to 3.5 आवर्स क्लास में चले जाते थे और बाकी प्रैक्टिस के लिए 3-4 आवर्स, मतलब हर रोज नहीं होता था क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ाती भी थी। तो मेरे शाम पूरा वहां पर ही चला जाता था, तो सुबह ही मेरा जितना प्रैक्टिस होना था होता, तो वो 2 to 3 आवर्स तो मिनिमम मतलब सेल्फ होता स्टडी में ही था लगता था? सेल्फ स्टडी। यस सर। और बट जब मेंस का टाइम आ गया तो पढ़ना बहुत ज्यादा मैंने बढ़ा दिया, तो तब 7 to 8 आवर्स हो जाता था। और मॉक लगाने की क्या फ्रिक्वेंसी थी? इनिशियली मैंने मॉक लगाया था जैसे वीक में 2 to 3 मॉक्स, 2 मॉक्स ऐसे लगाते थे, पर जब नोटिफिकेशन एडमिट आ जाता था तब हर रोज मैं मॉक देती थी। प्रीलिम्स के जी सर। और जी। मेंस के मॉक?
मेंस के मॉक मैं हर दूसरे दिन देती थी। जैसे आज मैंने एक मॉक दे दिया, कल मैंने उसका और ये सॉल्यूशन मेंस के कर मॉक दिया। देना आपने कब से शुरू किया, मतलब अपनी प्रिपरेशन के बाद कब से? मैंने प्री निकलने के बाद ही प्री जब जब मैं 2021 में प्री दे रही थी तो मुझे पता लग गया था कि ये मेरा हो जाएगा, मैंने अटेम्प्ट हम्म। जैसे किया। तो मैं उसके बाद से ही थोड़ा थोड़ा जैसे वीक में एक या दो मॉक दे दिया मेंस के, देखने के हम्म। लिए कि क्या मैं किस पोजीशन में हूँ। और जब रिजल्ट आ जाता था उसके बाद मैं हर दूसरे दिन मॉक देती थी। ओके। तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी, कुछ अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताइए। क्या जैसे सोचा था, कैसे, क्या तैयार करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या सोचा था कि सबको बराबर टाइम देना है, या ऐसा रोबोटिक टाइम टेबल कुछ फॉलो किया था, 1 घंटे ये पढ़ना है 1 घंटे वो पढ़ना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया था। जैसे मैं बता रही हूँ कि हम्म। अ, मैं जैसे बोला आपको कि मैं पढ़ाती भी थी उसके साथ साथ, तो हर दूसरे मतलब वीक में मेरे 3 to 4 डेज उसमें इवनिंग में मेरा पॉसिबल नहीं होता था। तो क्लास इवनिंग में मैं ट्राई करती थी कि क्लासेस में सारा कर लूँ, अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो मैं उसको रिकॉर्डिंग देख लूँ। और सुबह जो मुझे टाइम मिलता था, तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी। तो मैं बट 8 बजे से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देती सुबह। हम्म। तो वहां तब मैंने थोड़ा पढ़ लिया, फिर एक मॉक दे दिया, उसके बाद आपका 11 AM से क्लास आता था, वो कर लिया। तो उतना हो जाता था इनिशियली, क्योंकि मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ तो उसका प्रैक्टिस भी रहता था मेरा, तो हम्म। उतना पहले पॉसिबल नहीं होता हो रहा था। लेकिन जब फर्स्ट ईयर मुझे मेरा प्री नहीं, अच्छा मैं एसएससी का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही थी, क्योंकि मैं तब हम्म। फॉर्म भी फिल अप कर, एक इमोशन होता है कि पहले हम लोग एसएससी का कर रहे थे तो उसका भी थोड़ा थोड़ा दे। बट मेरा जब 2020-21 में प्री नहीं निकला था तो मैं सोचा कि अब कोई एक को ही सिलेक्ट करना है, तो मैंने फुल फोकस अपना बैंक में दे दिया हम्म। कि अब तो निकलना ही है। तो तब मेरा थोड़ा स्ट्रैटेजी चेंज हो गया। तो मेरा जैसे स्पीड पहले नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने जैसे हमारे ग्रुप में सब है, आशीष वगैरह से पूछा कि कैसे बढ़ेगा मेरा स्पीड। देखो मैं कर तो सभी लेती हूँ बट हम्म। मेरा स्पीड मतलब मॉक में जाके मैं नहीं कर पाती हूँ, या एग्जाम में जाके कहीं ना कहीं मैं खो जाती हूँ, जैसे एक प्रॉब्लम लेके मैं बैठ गई, ऐसा होता था। हम्म। तो उसने बोला कि तुम ऐसे करो, सुबह उठ के एक एक या 2 घंटा लो, हर एक टॉपिक का जैसे 10-10 क्वेश्चन तुम कर लो। जैसे 10 सिंप्लीफिकेशन कर लिया, 10 नंबर सीरीज कर लिया, 10 अरिथमेटिक कर लिया, या अब रीजनिंग में 10 सिलॉक्स, 10 इनइक्वालिटी, 5 पजल। तो ये मैंने जस्ट 1 महीने तक फॉलो किया, मेरा स्पीड बहुत बढ़ गया। तो उस 1 महीने मैंने कोई मॉक नहीं दिया था, मैंने सिर्फ ये करा था फॉलो सुबह से। तो उसमें मेरा स्पीड मतलब इतना बढ़ गया, उसके साथ शाम को प्रैक्टिस क्लासेस करके, कि तब मेरा टाइम से पहले ही सारा प्री का जो मॉक्स मैंने जब से देना स्टार्ट किया, टाइम से पहले ही बहुत मतलब हो जाता था। मेनली रीजनिंग और क्वांट तो मैंने आपसे ही किया है, जितना मेरा प्रैक्टिस जो भी था। और इंग्लिश के लिए मैं इनिशियली इंग्लिश को मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर मेरा ठीक ठाक ही था। और रीडिंग में मैं उतना ध्यान, क्योंकि रीड पढ़ना तो आता ही है, ऐसा लगता था हम्म। कि सब पढ़ ही लेंगे। तो बट कभी कभी होता है कि कुछ अगर हार्ड कोई आरसी आ गया तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था, कि जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है आरसी में, बैंक हम्म। में तो कंसेप्चुअल आता है, तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता था, तो इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, तो तब न्यूज़पेपर पढ़ के भी मुझे बाद में बहुत हेल्प मिला। लेकिन मुझे और जहाँ तक याद है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको शुरुआत में बहुत बोरियत हो रही थी, काफ़ी जी मेहनत सर। करनी पड़ी थी उस हॉबी को कंटिन्यू करने में। जी सर, वो मुझे तो पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बचपन से स्टोरी बुक ज्यादा पढ़ती थी, तो मुझे कुछ स्टोरी अगर ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे एडिटोरियल बहुत बोरिंग लगता था मुझे पढ़ने में। बट मैंने फिर एक्चुअली जब होता है ना स्टार्टिंग में हम लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, हम्म। मैंने भी वही करती थी पीडीएफ से, तो उसमें थोड़ा मतलब लगता था कि अच्छा चलो आज नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन बाद में मैंने न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट किया, तो एक रहता कि अगर न्यूज़पेपर आंखों के सामने पड़ा हुआ है तो अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो एक लगता है कि अरे आज कुछ मिस हो गया। गिल्टी फील होता था। गिल्टी फील होता है कि हाँ पैसे से ले रहे हैं तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे। तो वहां से मेरा एक हैबिट बिल्डअप हुआ कि हाँ रोज थोड़ा मतलब जो एडिटोरियल वाला पेज आता है उसमें तो पढ़ना ही है वो, या जो जैसे न्यूज एक आता है, जैसे आइडिया वाला एक पेज आता है, वो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता तो है। कौन सा तो न्यूज़पेपर आप पढ़ रही थी? मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रही थी, अच्छा। आपने ही सजेस्ट किया था इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना। हम्म। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्वांट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी।
मतलब। हाँ सर, यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगी। हम्म। जैसे मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, बंगाली मीडियम बैकग्राउंड से, तो हम्म। बहुत लोगों को एक डर रहता है कि मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ। हम्म। ज्यादातर हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग थे जो इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, हम्म। कि हमसे कैसे हो पाएगा ऐसा। हम्म। पर ये डर मुझे कभी नहीं लगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप हिंदी बैकग्राउंड से हो आप या बंगाली बैकग्राउंड से हो, इसका मतलब आप इंग्लिश आपका खराब है या ऐसा। हम्म। हम्म। मुझे लगता है कि सभी कर सकते हैं। और पहले मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बट हम लोग जब ग्रुप में क्विज वगैरह देते थे, तो हमारे जो ग्रुप है सब मुझे बोलते, मतलब बहुत मोटिवेट करते थे कि यार ये तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है। तो मुझे तब से और मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड अप होना शुरू किया कि यार ये ठीक है। तो मैं भी हम्म। पीछे नहीं हूँ, मैं बंगाली बैकग्राउंड से हूँ, तो ये एक मिसकंसेप्शन है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपने अपनी प्रिपरेशन भी करी और अब बच्चों को भी पढ़ाया ट्यूशन, जी सर। और फुटबॉल भी खेलना जारी रखा। जी सर। ये आपके तीनों काम थे रेगुलर के, जी सर। जी सर। और ये तीनों ही काम आपके मिस नहीं होते थे? क्योंकि नहीं, मुझे याद मेरा है कि कोई। कुछ बच्चे थे जो बहुत ही रेगुलर रहते थे क्लासेस में मेरी, तो उनमें आप भी थी। तो आपको क्या लगता है कि जो रेगुलरिटी थी उसने कितना रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन में? क्योंकि इस बार आपके ज़्यादातर कई सारे एग्ज़ाम्स निकले, बस थोड़े थोड़े नंबर जी से सर। पीओ का कुछ रह जी जी। गया। उम्मीद करते हैं अगले साल आपका पीओ भी निकलेगा। तो क्या लगता है आपको? सर, रेगुलर होना ही की है। जैसे आपको परसिवरेंस रखना होगा कि आज आपका मार्क्स नहीं आ रहे, इसका मतलब आप नहीं, मैं मोटिवेट हो गई, मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना होगा। आपको डेली क्लासेस जो होता है, मैंने बहुत कम ही हुआ था। और मैं जैसे तब कोविड का टाइम लॉकडाउन था, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक मतलब बेनिफिट हुआ था। बहुत लोगों के लिए वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, बट मेरा हुआ था कि जैसे मुझे ऑनलाइन क्लास देना पड़ रहा था, तो मैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग अपना ट्यूशन चेंज कर लेती, हम्म। रीशेड्यूल कर लेती कि आपका अगर अर्ली क्लास हो रहा हो शाम को, तो मैं बाद में पढ़ाती थी। अगर आपका लेट क्लास हो, जैसे आपका जीए जब क्लास होता था वो 9 PM से होता था, तब मैं पहले क्लास करा लेती थी, तो वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो तो वही होता है कि रेगुलर क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा बहुत सारा क्लास बहुत सारा टीचर से मैंने नहीं पढ़ा। मैंने रीजनिंग क्वांट आपसे ही पढ़ा है, जीए भी आपसे पढ़ा है, बैंकिंग अवेयरनेस भी आपसे पढ़ा है। और बस। और तो उस क्लासेस में मैं हमेशा रेगुलर रहती हूँ, और अगर मेरा क्लास मिस भी हो रहा हो तो उसका रिकॉर्डिंग मैं जरूर देखती थी, ताकि अगर पॉसिबल ना भी हुआ तो उसका क्वेश्चन निकाल के भी मैं प्रैक्टिस कर लेती थी, जो पीडीएफ आते थे। अच्छा, तो तो आप कौन सा मॉक दे रही थी? कोई ख़ास मॉक, या फिर प्रैक्टिस के लिए तो मेरी क्लासेस थी, उसके अलावा मॉक से आप प्रैक्टिस कर रही थी? कौन सा मॉक दे रही थी? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मन में ऐसा रहता है कि जिसका सिलेक्शन हुआ है वो जो मॉक सजेस्ट करेगा वही मैं देने लगूंगा तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। जी सर, मैंने ऑलिव बोर्ड से मॉक दिया है। हम्म। और उसके पहले मैं कुछ और मॉक देती थी, पर वो मुझे कुछ मतलब उससे अच्छा नहीं लग रहा था। पर ऑलिव बोर्ड मैंने दिया है। और प्रैक्टिस मॉक का भी मैं सेक्शनल देती थी। हम्म। जैसे ऑलिव बोर्ड मेरा 90% ऑलिव बोर्ड ही होता था, मतलब मुझे अच्छा। ऑलिव बोर्ड का मॉक देना बहुत अच्छा लगता था। हम्म। और प्रैक्टिस मॉक से भी मैंने दिया है। अच्छा अच्छा। तो अगर आपको एक सलाह देनी हो ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, आपने भी लगभग जीरो से ही तैयारी शुरू करी थी 2020 में, बैच ज्वाइन किया था जी सर। अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक, तो क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं यही बोलना क्योंकि जो चाहूंगी फेलियर्स कि होते हैं बच्चों को बहुत डिमोटिवेट कर देते हैं। अब कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है तो बहुत सारी जगहों पे वो फंसते रहते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट वे तलाशने में लगे रहते हैं कि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कहाँ से मिल जाएगा कि सिलेक्शन हो जाए। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कर रहे हो, तो फेलियर तो होना ही है। जैसे मेरा अब 2020-21 में ही मैंने 5 प्री ही नहीं निकल पाई, एक हम्म। ही मेरा प्री निकला था। और इस साल मैंने सारे मेंस दिए, लेकिन मेरा एक भी मेंस नहीं निकल रहा था। जैसे हम्म। 1 जनवरी जब रिजल्ट आया था आरआरबी पीओ क्लर्क का, सब बोल रहे थे कि तुम्हारा क्लर्क में तो हो ही जाना है। हम्म। पर बहुत कम मार्क्स के लिए रह गया था, तो मैं बहुत पहले तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी। इसलिए हम्म। मैंने उसके बाद जो रिजल्ट्स आए सारे ही मेरा नहीं हो रहे थे। जैसे मैंने इस बार आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट भी पहले देख लिया था, तो हम्म। उसमें भी मेरा जब देखा कि कुछ मार्क्स के लिए नहीं हुआ, तो मैं बहुत डिवास्टेटेड हो गई थी कि क्लर्क में भी शायद नहीं होगा। लेकिन फाइनली हो गया। तो फेलियर तो आना ही है, फेलियर तो आना ही है, लेकिन आप तो अगर जब फेलियर फेल को होती थी लेकर। तो फिर कैसा लगता था? मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ख़राब ही लगता होगा, लेकिन जी आप सर। अपने आप को उससे बाहर कैसे निकालते थे कि फिर से
क्योंकि अगली क्लास जब होती थी तो आप लोग फिर से ही मिलते थे मुझे। ऐसा नहीं होता था कोई क्लास का गैप हो गया कि अच्छा आज रिजल्ट आया तो 2-4 दिन रोना धोना है फिर क्लास ज्वाइन करना है। एक तो क्रेडिट देना चाहूंगी, हमारे जो ग्रुप था वो लोग इतना, हम लोगों के हेल्दी कंपटीशन रहा है कि हम्म। ऐसा नहीं लगता था कि आज रिजल्ट खराब हुआ तो क्लास में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम्म। जहाँ पता था कि अब जितना भी मूड ऑफ है क्लास में जाके ही सब रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वहां हम्म। पर सब इतना सब अच्छे थे। और मेरा घर में भी थोड़ा जैसे प्रेशर था, जैसे पापा बोलते थे कि नहीं हो रहा है चलो प्राइवेट में ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम्म। जैसे सबका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर कोई जनरल है तो उसका गवर्नमेंट जॉब मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसे सब सोचते हैं, मेरे घर में ऐसे सोचते हैं। पर मैंने उनको आंसर भी नहीं दिया, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है पापा देखते हैं। पर मैं पढ़ तो रही हूँ, पर मेरा मॉम का सपोर्ट हमेशा रहा है कि अरे ठीक है नेक्स्ट हो जाएगा कोई बात नहीं। हम्म। बट तो 1-2 दिन तो रहता है कि अरे थोड़ा और कर लेते तो हो जाता, शायद मेरा ही कोई फॉल्ट हो गया, मैंने ही शायद उतना मेहनत नहीं किया। लेकिन फिर मैं 2-3 दिन बाद पता नहीं क्या होता था, फिर से सब सही हो जाता था। फिर से मैं प्रैक्टिस, जैसे जब 1 जनवरी को मेरा आरआरबी कुछ भी नहीं निकला था, तो नेक्स्ट दिन मैंने एसबीआई पीओ भी ब्लंडर कर दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा था अब तो आईबीपीएस क्लर्क एंड पीओ दोनों अपॉर्चुनिटी अभी मेरे पास है, तो अब तो करना ही है। अगर अब अभी छोड़ दिया तो वो भी नहीं होगा, फिर मुझे और 1 साल मेहनत फिर से हम्म। स्टार्ट करना होगा। तो मतलब आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नहीं नहीं आपको नहीं। आपका एकदम माइंड क्लियर था कि आपको निकालना ही निकालना है, आपके पास जो जी सर। अपॉर्चुनिटीज़ हैं बस उसको यूज़ करना है। अभी नहीं तो दोबारे पे फोकस करना है। जी सर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों में कि दिमाग में लूप चलने लगता है फेलियर का, और वो बहुत कॉस्ट करता है उनको बार बार कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा, हम्म। तो ऐसे में घर का सपोर्ट आपको कैसा प्राप्त हुआ? पापा का तो जैसे आपने मैंने बताया पहले कि ही बोला पापा थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत मतलब डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हाँ तुम फोर्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, बट एक थोड़ा नेगेटिविटी था कि तुम प्राइवेट ही ज्वाइन कर लो, क्या होगा तुम्हारा, अपने मतलब फेल हो रहा है उसके साथ साथ करना। पर मेरे दिमाग में क्लियर था कि जो करना है फुल फोकस इसमें ही देना है। ऑलरेडी मैं जहाँ पर पढ़ा रही हूँ या दूसरे एक्टिविटीज कर रही हूँ, उसके साथ और एक जॉब करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, उसके साथ पढ़ाई करना। तो मैंने कुछ नहीं बताया था। तो बट मॉम का सपोर्ट तो हमेशा रहा है, मॉम ने कुछ मैंने नहीं बोलता था, मैं मॉम बोलता था नेक्स्ट हो जाएगा उतना सोचो मत। और थोड़ा वो लोग ऐसे भी बोलते थे शायद तुम्हारा लक ही खराब है, तो मैं लक में बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, तो मैं बोलता था ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी पापा का पूरा चेंज हो गया है, जैसे मैंने मेरा जिस दिन क्लर्क निकला है मैं तो शॉक्ड हो गई। जैसे पहले लोग, जैसे मैंने अगर किसी का जर्नी सुन रहा हो, सब बोलते हैं कि बहुत बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो मुझे यकीन नहीं होता था कि ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना बिहेवियर कैसे हाँ, चेंज होता है। जैसा मैं आप पर लोगों को मैंने क्लास में भी बोलता था कि एक ही दिन से आप बहुत आम से खास हो जाओगे बहुत सारे लोगों जी के सर जी लिए, सर। जो आपको तो पूछते भी नहीं होंगे वो भी फ़ोन करके आपको बधाई हाँ देंगे। हाँ हाँ, ऐसे बहुत टेक्स्ट फोन बहुत सारे आए हैं। तो तो पापा का बिहेवियर ऐसे चेंज हुआ कि वो बोल रहे हैं अरे अब तो तुम्हारा क्लर्क ही निकला है, अब कुछ अच्छे पोस्ट के लिए भी ट्राई करो, वो भी निकल जाएगा, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना। तो मुझे इतना खुशी हुई कि मतलब क्या ही बताएं, एक अब तक जो बोल वैलिडिटी रहे थे मिल कि गई कि ट्राई कर। अच्छा कि जी सर। अभी निकल जाएगा। आई कैन डू इट, यस। हाँ, यस। तो अभी आपको भी अब अच्छा फील हो रहा होगा। जी सर जी सर। तो वैसे क्लर्क की जॉब भी अच्छी होती है, आपको अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना होगा। जी सर। पीओ में अगर आप जाएंगे तो आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, तो उस चैलेंज के लिए भी आप हाँ। तैयार हैं? यस सर। मैं तो इस बार सोची थी मेरा पीओ हो ही जाएगा आईबीपीएस पीओ की, बट शायद मैंने ही कुछ गलत करा है, इसलिए पास से नहीं हुआ, थोड़ा मार्क्स रह गया। बट नेक्स्ट टाइम तो जरूर होगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। ओके। तो ऐसी दो चीज़ें जो आपको लगता है कि किसी भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए अगर उसको सफलता चाहिए, तो क्या हो जी सर। सकती हैं? एक तो परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर परसिवरेंस आपके तो पास, थोड़ा हिंदी में बताएंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके बात। मैं बंगाली हिंदी उतना वर्ड नहीं पता, परसिवरेंस आप ही का बता। मतलब ये हुआ कि हार नहीं मानना है, अपना काम करते जी चलना सर। है जब तक सफलता ना मिल जाए, जी मेहनत सर। करते चलें। वो बहुत ही रखना होगा कि आप कभी भी ऐसा नहीं कि आप डिमोटिवेटेड हो गए 2 दिन से सोए लेटे रहे, अब पढ़ नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आपको करते जाना होगा और आपका दूसरी चीज़, में। एक तो परसिवरेंस। और है रेगुलरिटी, आपको रेगुलर करते जाना है। मतलब आप ऐसे वीक में आपने 5 दिन पढ़ लिया, 2 दिन घूमने चले गए, 2 दिन कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको टाइम पूरा दिन नहीं, जैसे मुझे भी नहीं, जब मेरा प्रैक्टिस रहता था पूरा मॉर्निंग वहां पर चला जाता था,
पर शाम को मैं कुछ ना कुछ तो करती थी, क्लास ही कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो एटलीस्ट आपको मतलब रेगुलर रेगुलर तो होना ही है, प्रैक्टिस रेगुलर रखना ही है। चलिए लीज़ा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। आपकी जर्नी जान करके। वो भी मुझे तो उम्मीद है कि अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो जी सर। और आगे चलेगी ये, जी सर। जी सर। है ना। तो जैसा आपने ECGC का भी फॉर्म भरा हुआ है, जी सर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको सफलता मिले उसमें भी, थैंक यू सर। फिर से आप थैंक यू सो मच सर। और इंटरव्यू दें। तो इस इंटरव्यू से हमको ये समझ में आता है कि जैसे कई सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस रहते हैं कि अच्छा मेरे को कुछ काम करना पड़ रहा है तो मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। जैसा आपने जाना और जैसा मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ये पढ़ाती भी थी, छोटे बच्चों को ट्यूशन भी आज दे रही थी, और इनके साथ इनकी हॉबी जो फुटबॉल वाली वो भी रेगुलर ही चल रही थी, और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन भी चल रही थी। तो ये तीनों चीज़ें लगातार ही चल रही थी। तो क्लासेस में मेरे ख्याल से जितने बच्चे थे सबसे कम गैप इन्हीं का था, शायद ही कभी ऐसा गैप होता था दुर्गा पूजा के अलावा, बाकी तो कभी गैप ऐसा नहीं होता था। तो अगर आप रेगुलर रहें अपनी पढ़ाई में और आपको अपने ऊपर अगर विश्वास है कि आपको जो करना है फिर उसके लिए करना ही है, उसमें कोई बहाना नहीं है किसी भी चीज़ का, तो सफलता आपको मिल के ही रहेगी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम असफल रहेंगे, आपको सफलता मिल के ही रहेगी जैसा आपने जाना। बाकी जो टॉपिक कमज़ोर रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एक कोई कोर्स ले लिया, एक कोई क्लास ले लिया, फिर उससे तुरंत का तुरंत स्पीड ऐसा इंक्रीज़ नहीं होती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसा आपने देखा कि अगर आप दिन भर कहीं बिज़ी भी रहें, लेकिन आप अगर शाम को घर आ रहे हैं तो ये नहीं कि आप शाम को आएँ और सो जाएँ, कुछ पढ़ के फिर सोइए, ताकि आपकी जो कॉन्टीन्यूटी है उसमें ब्रेक ना हो। और धीरे धीरे आप अपने आप को इस तरीके की हैबिट में डालिए कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका कोई बहाना एक आपकी सफलता के बीच में ना आएगी, अच्छा ऐसा और कर लिया होता तब शायद हो जाता, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन कंपटीशन टफ होता जाएगा, और जितना आपको फेलियर मिलेगा आपका जो मोटिवेशन लेवल है उसके साथ थोड़ा कम होता ही जाता है कि इसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ, शायद मेरे लिए जॉब बनी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा लीज़ा आपसे बात करके, उम्मीद करते हैं आपको भविष्य में और सफलताएं प्राप्त हों। आज के इस वीडियो में इतना ही, सभी लोगों को बाय।